नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग जो पीईवी का टेस्ट हुआ था ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का आपका लेबर इंस्पेक्टर और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए जो 2017 में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे साइंस सेक्शन से। टोटल 25 क्वेश्चन है, उनको हम लोग अच्छे से देखेंगे। पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा, पहले आपको इसको खुद से चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है। अगर नहीं बनता है तो मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लिमिटेड है। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन को और देखते हैं। मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में किसने पता लगाया था? यानी कि मानव पेट में जो कैसे कार्य करता है हमारा पेट अमाशय, उसके बारे के संदर्भ में किसने जानकारी दी थी सबसे पहले? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स बेबेज, विलियम ब्यूमोंट और विलियम हार्वे। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विलियम ब्यूमोंट, यानी विलियम ब्यूमोंट ने जो है स्टमक की कार्यप्रणाली के बारे में सबसे पहले बताया था। ध्यान रखिए, जनरली ये इसको कोई क्वेश्चन को पढ़ता नहीं है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज को लगाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि पटवारी के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन साइंस से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि व्यापम जो भी साइंस पूछता है उसका लेवल अलग होता है, एसएससी का अलग होता है, आरआरबी का अलग होता है। सबका पूछने का तरीका अलग होता है, लेकिन पढ़ाया सब कुछ सेम ही जाता है। तो थ्योरी सेक्शन सबका सेम होता है, बट पूछने के तरीके में कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं। तो इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है, ताकि आप व्यापकों के पैटर्न को समझ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है मार्च 21 मार्च को, 22 मार्च को, 21 जून को या फिर 22 जून को। बताइए इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? इसका जो ऑप्शन है 22 मार्च। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है व्यापम के अंतर्गत। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और मार्च अप्रैल और 22 मई को मनाया जाता है क्या? जैव विविधता दिवस। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को ध्यान रखिए। 22 मार्च हो गया आपका विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल हो गया पृथ्वी दिवस, मई हो गया आपका जैव विविधता दिवस। इस हिसाब से ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है, दर्पण से क्वेश्चन है। प्रतिबिंब सीधा है और समान आकार का है, यह प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर दोनों। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण, यानी कि समतल दर्पण जो रहता है जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है पीछे साइड में बनता है सेम डिस्टेंस पे, और सीधा रहता है और पूरा आपके हाइट का ही सेम बनता है। ठीक है, ये आपका समतल दर्पण सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु के वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? रिएक्टर पैमाना, एनीमोमीटर, बैरोमीटर या फिर थर्मामीटर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एनीमोमीटर यानी पवन वेग मापी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन है स्क्रीन पर आभासी प्रतिबिंबों को देखा जा सकता है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आभासी प्रतिबिंबों को दर्शाया जाता है, ये कहना चाहता है। सेकंड ऑप्शन है प्रकाश सीधी रेखाओं में यात्रा कर सकती है, चमकदार सतह दर्पण की सतह की तरह कार्य करती है, अवतल लेंस आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सही बताइए। देखिए इसमें गलत कथन हमको ढूंढना है, तो गलत कथन जो हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन गलत कथन है, क्योंकि स्क्रीन पर आभासी प्रतिबिंबों को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। स्क्रीन के ऊपर जो प्राप्त किया जाता है वो वास्तविक प्रतिबिंबों को प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक किरणों की मदद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सलाह दी जाती है कि नीलगिरी के पेड़ वाहित मल तालाबों के किनारे लगाए जाएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि, मतलब ये ऑप्शन आपको ढूंढना है कि क्यों नीलगिरी के पेड़ को वाहित तालाबों, वाहित मल मतलब समझ रहे हैं, जो स्लज के, जो आपके घर से जो कचरा निकलता है जो पानी के थ्रू, सीवर लाइन के थ्रू, और जहाँ पे स्टोर करते हैं उसको जो तालाबों के अंदर जनरली करते हैं, तो उनके किनारे पे जो दीवार मेढ़े रहती हैं बड़े बड़े तालाबों की, तो उन पे जो वृक्ष लगाए जाते हैं वो किस, जो नीलगिरी के वृक्ष लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, तालाब के सौंदर्य को वृद्धि करते हैं, बुरी गंध को दूर करते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, या फिर ऑप्शन है भूसेक। तो भूसेक नहीं समझ में आएगा। एब्जॉर्ब वेस्ट वाटर एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो गंदा जल है उसको सोखते हैं और वातावरण में शुद्ध जल वाष्प को रिलीज करते हैं, यानी कि शुद्ध जल वाष्प बना के ऊपर रिलीज करते हैं गंदे पानी को एब्जॉर्ब करके। तो इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन,
ये क्या होता है कि नीलगिरी के जो पेड़ होते हैं ना, इनको अगर किनारे पे लगाया जाता है तालाब के, तो ये इनकी जड़ें जो होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, बहुत अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करती हैं, ये भी ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को सोखते हैं। तो और उनको जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, मतलब जो आपका होता है जलवाष्प के थ्रू पत्तियों के माध्यम से ऊपर निकाल देते हैं। तो ये जो है पानी, यहाँ का जो गंदा पानी रहता है, ये इस तरह से साफ किया जाता है। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पवन संचलन का मुख्य कारण है, यानी कि विंड मूवमेंट, यानी जो हवा चलती है, किस कारण से हवा चलती है, इधर से उधर मूव करती है। वायुदाब, विकिरण, पृथ्वी का असमान ताप, या फिर वाष्पन, इवापोरेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। इसका करेक्ट ऑप्शन है पृथ्वी का असमान ताप, यानी कि कहीं पे ये जो पूरे हमारे पृथ्वी है, तो कहीं पे ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे ठंडी ठंडी है। तो जो गर्म हवा होती है वो आपका मूव करके ठंड हवा की, ठंड जो यहाँ का क्षेत्र है वहाँ की तरफ मूव करती है। तो पवन संचलन का मुख्य कारण क्या होगा? पृथ्वी का असमान ताप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से इनमें से कौन सा ऑप्शन में से त्वचा में पहुंच जाता है? पहली चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिए। ठीक, और इसका चींटी काटने से त्वचा में कौन सा एसिड पहुंच जा रहा है, इनमें से कौन से ऑप्शन में से? ऑप्शन देखिए, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आप सबको पता होगा, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड चींटी के जो है डंक में पाया जाता है, तो फार्मिक एसिड जो है त्वचा में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो सूजन हो जाता है और जलन होती है हमें। तो उसको बेअसर करने के लिए हमको क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्यान रखने के लिए इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि फार्मिक एसिड जो होता है चींटियों के डंक में इसलिए पाया जाता है क्योंकि चींटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? फार्म हाउस पे पाई जाती हैं। जो हमारे छोटे घर रहते हैं, जनरली घर के बाहर फार्म हाउस होते हैं, तो वहाँ पे चींटियाँ पाई जाती हैं और मधुमक्खियाँ भी पाई जाती हैं, तो वहाँ पे उनमें ये जो है फार्मिक एसिड पाया जाता है। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाइकेन इसका उदाहरण है, यानी लाइकेन किसका उदाहरण है? परजीवी संबंध, सहजीवी संबंध, परपोषी संबंध, या मृतोपजीवी संबंध। सबको पता है, आपको भी पता होगा जहाँ तक है। सहजीवी संदर्भ, लाइकेन जो है शैवाल और कवक का सहजीवन है, इसको ध्यान रखिए। अगर नहीं पता है तो याद रखिए कि लाइकेन जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है। यह सूचक विलेय को, जो कि अम्लीय है, गहरे गुलाबी रंग में बदल देता है, एवं विलेय जो कि क्षारीय है उसको गहरे हरे रंग में बदल देता है। यानी कि इनमें से सूचक क्या समझते हैं? सूचक मतलब इंडिकेटर, केमिस्ट्री के अंतर्गत से क्वेश्चन है कि जो इंडिकेटर, इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो कि अम्लीय को गुलाबी रंग में दिखाता है और क्षारीय को हरे रंग में दिखाता है? ऑप्शन है लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, या फिर फिनोप्थिलीन। इसका करेक्ट ऑप्शन है चाइना रोज, यानी चाइना रोज जो अम्लीय माध्यम, अम्लीय जो चीज़ें रहती हैं उनको गुलाबी रंग में कन्वर्ट कर देता है, और जो क्षारीय रहते हैं उसको हरे रंग में कन्वर्ट कर देता है। इसको ध्यान रखने का सिंपल सा तरीका है। रोज कैसा रहता है? रोज गुलाबी रहता है, तो इसको ध्यान रखिए। चाइना रोज गुलाबी में बदल देता है अम्लीय को गुलाबी में, क्षारीय को हरे में। रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय रस इसमें सक्षम है, यानी कि अग्नाशय में जो अपने अंदर रस है, पेंक्रियाटिक जूस, वो क्या क्या कार्य कर सकता है? ये कुछ उसकी क्षमता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करना, और प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करना, या फिर सिर्फ वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन और वसा तीनों को ही ये जो है अग्नाशय रस विभाजित कर सकता है सरल पदार्थों में, उनको तोड़ सकता है। समझ सकते हैं, मतलब पाचन कर सकता है, सिंपल सा बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी परावर्तित प्रकाश को दर्शाती है। परावर्तित प्रकाश में होते हैं सीडी, जो आप पहले हम लोग डीवीडी सीडी जो कैसेट होती थी, उनके जो चमकदार सतह होती है उसमें कौन से कितने रंगों को परावर्तित करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 7 रंग, 5 रंग, 3 रंग, या 8 रंग। इसका करेक्ट ऑप्शन 7 रंग होगा। आप सबको पता है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, सफ़ेद प्रकाश। तो सीडी जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, वो ऑलरेडी देखते होंगे अलग अलग कलर में दिखती है, इंद्रधनुष टाइप से। तो टोटल 7 रंग होते हैं उसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थॉमस एल्वा एडिसन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने
विद्युत चुंबक, बिजली का बल्ब, सर्किट या फिर एमसीबी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। करेक्ट ऑप्शन बिजली का बल्ब है। थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का बल्ब शुरू बिजली का बल्ब जलना शुरू करता है क्योंकि, मतलब बिजली का बल्ब क्यों जलता है। इसके भीतरी उपस्थित हवा के कारण, उस पर प्रकाश पड़ता है इसलिए, बिजली के बल्ब का तंतु उच्च दाब पर गर्म हो जाता है, उच्च ताप पर गर्म हो जाता है, अंदर तंतु जलता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तंतु जो होता है आपका, जो टंगस्टन का बना होता है, वो गर्म हो जाता है जब उच्च तापमान मिलता है, तो गर्म होने की वजह से उसमें से प्रकाश आने लगती है, तो इसके कारण से वो जलता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। गोली दर्पण कहते हैं, यानी कि गोली दर्पण किसको कहा जाता है। सिर्फ उत्तल दर्पण को, सिर्फ अवतल दर्पण को, या फिर अवतल उत्तल दोनों दर्पणों को, या फिर समतल दर्पण को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उत्तल और अवतल दर्पण दोनों, क्योंकि ये जो है एक गोले से काट के बनाए जाते हैं इस तरह से, उसका छोटा सा भाग लेके इसे उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण बनाया जाता है। ये जो है दोनों ही गोली दर्पण कहलाते हैं। चलिए, रक्त में कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। वे कोशिकाएं रक्त के अंतर्गत कौन सी हैं जो रोगाणुओं से लड़ने के मदद करती हैं। ऑप्शन है सफ़ेद रुधिर कणिकाएं कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वाइट ब्लड कार्पुस्कल, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं सफ़ेद कोशिकाएं, वही रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। ध्यान रखिए, एड्स में जो होती हैं, जो एड्स रोग होता है उसके अंतर्गत ये वाइट सेल से प्रभावित होती हैं। टी लिम्फोसाइट पर्टिकुलरली अगर बोला जाए तो टी लिम्फोसाइट सेल्स को प्रभावित करती हैं वायरस, जो एड्स का वायरस होता है, HIV वायरस। उसके कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। तो जो रोग प्रतिरोधक में काम करते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, वो वाइट ब्लड कार्पुस्कल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पित्तरस है जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ये कहाँ से निकलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पित्तरस का श्रावण कहाँ से होता है। पित्ताशय से, यकृत से, छोटी आंत से, अमाशय से। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यकृत है, पित्ताशय नहीं होगा, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। यकृत से निकलता है पित्तरस, बाइल जूस जिसको अपन बोलते हैं। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहचानिए कि निम्न में से अम्ल को कौन निष्प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन है जल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिरिका और फिर सोडियम क्लोराइड। पहली बात तो ध्यान रखिए कि जो आपका अम्ल है वो अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, तो अम्लीय प्रकृति को निष्प्रभावित कौन कर सकता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होगा। और जल क्या है, उदासीन है। सिरिका अम्लीय होता है, NaCl, ये सोडियम क्लोराइड आप समझ ही रहे हैं, लवण है, साल्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो क्षारीय प्रकृति को अम्लीय प्रकृति से मिक्स करेंगे तो निष्क्रिय हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संक्रियित आपंक में शामिल है, ये तो समझ में ही नहीं आया हिंदी, तो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज मतलब जो स्लज होता है, जो मैंने आपको बताया कि घरों से जो हमारे नाली से पानी निकलता है, मल जल वाहित जो गंदा पानी होता है, उसमें कितने प्रतिशत पानी होता है, ये पूछना चाह रहा है। 10%, 75%, 95% या 50%। क्योंकि उसमें कचरा भी होता है, सब्जी के छिलके होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं गंदा पानी में। तो कितने परसेंट पानी होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 95%। 95% पानी होता है एक्टिवेटेड स्लज में। एक्टिवेटेड का मतलब ये है जब पानी को शुद्ध किया जाता है प्रोसेस के थ्रू, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत जब पानी जो मात्रा है वो वहाँ पे पूछा गया है पर्टिकुलरली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 95%, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा पर गलत कथन को पहचानिए। देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि आप हिंदी और इंग्लिश को दोनों में थोड़ा सा लेके चलिए, क्योंकि क्या है कि हिंदी में बहुत सारे टर्म ऐसे होते हैं जिनको समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वहीं पे इंग्लिश में आसान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए। ऊष्मा पर गलत कथन को पहचानिए। ऊष्मा से तापमान बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। कोषों में ऊष्मा के कारण अधिकतम विस्तार होता है। गर्म करने पर पदार्थों में भौतिक परिवर्तन होते हैं। गर्म करने पर कुछ पदार्थों में आग लग जाती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए गलत कथन पूछा है। गलत कथन है ये
ठोसों में ऊष्मा के कारण अधिकतम विस्तार नहीं होता है, क्योंकि गैसों में सबसे ज़्यादा विस्तार होता है, क्योंकि गैस के अणु ऑलरेडी दूर दूर होते हैं। जब गर्म करोगे तो ये बहुत दूर दूर फैल जाएंगे। उसी तरह से आप स्टील की रॉड है तो उसको गर्म करोगे चाहे कितना भी बढ़ेगी, इतनी है तो इतनी ही बढ़ेगी, थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। ऊष्मा में जो है गैसों में ज़्यादा होता है प्रसार ऊष्मा के कारण। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंत क्षय का कारण है, यानी कि टूथ डिके, जो हमारे दांत हैं वो जो उनमें क्षरण होता है हल्का हल्का, वो किस कारण से होता है? बैक्टीरिया द्वारा बचे हुए भोजन पर शुगर के अनुविभाजन से बना अम्ल, या फिर बैक्टीरिया द्वारा बचे हुए भोजन पर शुगर के अनुविभाजन द्वारा बना क्षार। ध्यान रखने वाली बात है कि अम्ल द्वारा होता है कि क्षार द्वारा होता है। खाने की बुरी आदतें, मसूड़ों की बीमारी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अम्ल। अम्ल जो होता है, ये जो हमारे दांत में छोटा बहुत खाना जो बच जाता है थोड़ा बहुत कहीं पे चिपका हुआ, तो उसके द्वारा बैक्टीरिया उसमें कार्य करके अम्ल बना देते हैं। तो अम्ल जो होता है नुकसान करता है दांतों को, उसके कारण से क्षरण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? श्वसन, पाचन, क्रिस्टल संरचना मतलब क्रिस्टल फॉर्मेशन, या फिर जंग का लगना। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्रिस्टल फॉर्मेशन, क्योंकि जो रेस्पिरेशन होता है यानी श्वसन होता है उसके अंतर्गत भी हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि O2 CO2 कन्वर्ट होते हैं अपने अंदर जो जाते हैं CO2, और भी बहुत सारी चीज़ें, पाचन होता है, ग्लूकोज बनता है, तो ये सब पूरी रासायनिक प्रक्रिया है। पाचन में भी रासायनिक प्रक्रिया है, समझ ही रहे हैं। जंग भी लगता है तो ऑक्सीजन की वजह से लगता है, ऑक्सीजन और पानी की वजह से, तो ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। जो ऑप्शन बच जाता है क्रिस्टल संरचना, यानी क्रिस्टल फॉर्मेशन जो होता है वो एक भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। हार्ट बीट यानी कि हृदय का स्पंद की ध्वनि को परिवर्धित करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि अपनी हार्ट बीट को सुनने के लिए, उसकी आवाज़ को बढ़ा के सुनने के लिए कानों में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोमीटर, स्टेथोस्कोप, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर। इसका करेक्ट ऑप्शन सबको पता होगा। स्टेथोस्कोप जो उसको दोनों कानों में लगा के डॉक्टर सुनते हैं आपके दिल पे रख के, उसको बोलते हैं अपन स्टेथोस्कोप। ध्यान रखिए यहीं पे ब्लड, जिससे आपका जो बीपी को मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं अपन स्फेग्मोमेनोमीटर। यहाँ पे जो आपके कान में लगाया जाता है उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में आपको ऑप्शन दिए हैं, उनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। क्या पूछना चाह रहा है? उत्तल लेंस उस पर पड़ रहे प्रकाश को अपसारित कर देता है, उस पर पड़ रहे प्रकाश को अभिसारित कर देता है। उत्तल लेंस का प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे बाहर की तरफ झुकाता है। ध्यान रखिए उत्तल लेंस को अपन बनाते कैसे हैं? ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लाइट आई, लाइट आके ऐसे कन्वर्ज हो जाती है, ध्यान देखा होगा आपने, इस तरह से। और आएगी तो इधर मुड़ जाएगी, तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कन्वर्ज हो जाएगी, मैंने बताया आपको, तो ये थर्ड, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर, अभिसारित कर देती है। ध्यान रखिए इंग्लिश हिंदी में कन्फ्यूजन ना हो, अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप एक बार इंग्लिश को जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी निष्प्रभाव अभिक्रिया, न्यूट्रलाइज करना किसी चीज़ को, उसमें जब अभिक्रिया होती है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, तो उसमें क्या क्या बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लवण बनता है, अम्ल बनता है, क्षार बनता है, या फिर अम्ल एवं क्षार दोनों बनता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्षार बनता है। जो निष्प्रभावन अभिक्रिया होती है उसके अंतर्गत लवण और क्या बनता है? जल। लवण और जल दोनों बनता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि लवण बनता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ आपको अगर इंप्रूवमेंट लगता है कि और ज़्यादा डिस्क्राइब करके मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसमें डिटेल में आपको वीडियो बना दूंगा। और मैं इस तरह की जितने भी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के पेपर हुए हैं व्यापम के अंतर्गत, उनके सभी के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।